हेलो चैंपियंस, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम हाजिर है फिर से एक इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ में, और अपडेट है यहाँ पे आपका आर्मी कलर का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है उसको डिस्कस करना, क्योंकि यहाँ पे आर्मी की वैकेंसी आउट हो चुकी है और एक प्रॉपर पैटर्न के ऊपर तैयारी शुरू करें उससे पहले हमें यहाँ पे किस लेवल का पेपर आता है, जो ऑफिशियल पेपर है, सैंपल पेपर है जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो हमारी टीम ने योद्धा बेस जो लॉन्च किया है उसकी टाइमिंग की बात करूं तो यह आपकी टाइमिंग है, जिसके अंदर यूट्यूब जो आरएससी यूट्यूब चैनल उसके ऊपर और माय राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन है, दोनों के ऊपर यहाँ पे जो क्लासेस है उनका टाइमिंग है वो आपके सामने है। यहाँ पे क्लासेस कैसे होगी, यहाँ पे जो एप्लीकेशन की क्लासेस होगी उनके लिए टीम ने यहाँ पे डेडिकेटेड योद्धा बैच है वो यहाँ पे जारी किया है, जिसकी प्राइस आपकी 499। इस योद्धा बैच के अंदर यहाँ पे आपका जो वीरता पिछला वाला जो लास्ट बैच है वो आपका कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे लाइव कॉन्सेप्ट क्लासेस, टॉपिक वाइज लाइव प्रैक्टिस, मिक्स लाइव प्रैक्टिस होती है, और ये यहाँ पे आपका लाइव रैंकिंग के साथ में होती है कि क्लास के अंदर आप कितना अपडेटेड है, यहाँ पे आपकी रैंक क्या आ रही है। उसी के साथ में यहाँ पे जो आपका नोट्स बैच और मॉक टेस्ट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर 299 के अंदर हमारा यहाँ पे मॉक टेस्ट है वो यहाँ पे अवेलेबल है, जिसके अंदर 300 प्लस यहाँ पे आपके मॉक टेस्ट और वीरता बैच की जो नोट्स बैच है वो यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे जो सैंपल पेपर है उसके क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे जो जीके प्लस करंट है उसके 5 क्वेश्चंस है वो यहाँ पे आपके कलर के पेपर में आते हैं। उनकी यहाँ पे बात करें तो पहला क्वेश्चन है यूएसए की संसद को कहते हैं, यूएसए की संसद है उसको यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है आपकी कांग्रेस। यहाँ पे यूएसए के अंदर रिसेंटली यहाँ पे प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, जिसके अंदर यहाँ पे आपके डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पे आपके ट्रंप साहब है, उनकी यहाँ पे सरकार बन चुकी है। अब बात करें यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की, किस भारतीय राष्ट्रपति ने निर्विरोध चुनाव जीता है, यानी कि उसके अपोजिशन के अंदर कोई भी दूसरा लीडर है वो चुनाव नहीं लड़ा। तो ये यहाँ पे 1977 की बात है, जब यहाँ पे आपका नीलम संजीव रेड्डी साहब है, उनका यहाँ पे किसी ने भी अपोज नहीं किया और ये निर्विरोध है वो यहाँ पे चुनाव है वो इन्होंने लड़ा था बेटा। यहाँ पे वर्तमान के राष्ट्रपति की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन अगर बने तो यहाँ पे आपके द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे आपकी वर्तमान राष्ट्रपति बेटा यहाँ पे। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे हम अपने यहाँ पे जो सेशन होंगे उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पे। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, आराम हराम है का नारा किसने दिया है, आराम हराम है का नारा यहाँ पे किसने दिया है, तो ये नारा यहाँ पे 1959 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने दिया था बेटा। यहाँ पे ये नारा किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे 1959 के अंदर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और ये पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। पुलिस विभाग का प्रमुख कार्य क्या होता है, जैसा कि हमें सभी को पता है भूमिका रिकॉर्ड करना पुलिस का काम नहीं है, कर हटाना पुलिस का काम नहीं है, कर लगाना पुलिस का काम नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे आपका शांति व्यवस्था बनाए रखना है, ये आपका पुलिस डिपार्टमेंट का काम है बेटा यहाँ पे। और जीके जीएस का यहाँ पे जो आपका करंट का क्वेश्चन है उसके लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने, स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी, स्वराज्य की पार्टी की यहाँ पे स्थापना है वो यहाँ पे आपका 1 जनवरी 1923 को हुई थी, 1923 को हुई थी यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन है वो कलर के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है उनकी यहाँ पे लोकेश सर है वो यहाँ पे क्वेश्चन है उनको एक्सप्लेन करेंगे। जय हिंद बेटा। तो 5 प्रश्न आपके कंप्यूटर के रहने वाले हैं, 20 नंबर का सेगमेंट एक कवर करता है आपका कंप्यूटर, और एकदम सरल प्रश्न होते हैं, एकदम फंडामेंटल से ऊपर से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर अपन बात करें तो पूछ रहा है कि ग्राफिकल तस्वीर एक ऐसी ग्राफिकल तस्वीर होती है जो फाइल या फोल्डर इत्यादि को दर्शाती है। कोई भी आप फाइल फोल्डर ओपन करते हो तो एक फोटो के जैसा एक आइकन दिखता है, सर उसे हम क्या बोलते हैं, कि सर उसे हम आइकन बोलते हैं। अगर एग्जाम में पूछ ले कि भाई टास्क बार क्या होती है, कि सर जो स्क्रीन पे विंडो दिखाई देती है उसके नीचे एक लाइन होती है, एक बार होती है, उसको टास्क बार बोलते हैं। सर विंडो क्या होती है, अरे भाई विंडोज आपने सुना होगा नाम कि भाई विंडोज क्या है, कि सर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डेस्कटॉप आप जानते हो, जैसे कंप्यूटर ऑन करते हो सबसे पहले जो आपको
स्क्रीन दिखाई देती है उसी को डेस्कटॉप कहा जाता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है कि जहां पर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, ऐसी डिवाइस कौन सी है? तो सर मैग्नेटिक डिस्क भी सारी स्टोरेज में आती है, टेप भी सारी स्टोरेज में आती है, डीवीडी भी सारी स्टोरेज में आती है। कभी आपने सुना होगा कि सर सीडी भी स्टोरेज में आती है, एचडीडी हार्ड डिस्क भी स्टोरेज में आती है, एसएसडी भी स्टोरेज में आती है। ये सारे के सारे, जैसे मैं क्लास लेके आता हूँ पेन ड्राइव, तो सर पेन ड्राइव भी स्टोरेज में आती है। ये सारे जो डिवाइस होते हैं सारे स्टोरेज डिवाइस होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है कि सर यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन हैं वो आपके करेक्ट हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और पूछ रहा है कि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी नहीं है? कि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा सर कोबोल भाषा है, जावा भाषा है, फोर्टोन भाषा है, C++ आपने सुना होगा, C+ सुना होगा आपने। इसके अलावा कि सर जैसे पाइथन है वो भी सर आपकी लैंग्वेज है, लेकिन विंडोज ये क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपकी लैंग्वेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं, बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिएगा, हम जब कंप्यूटर पे काम करते हैं, एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक आपका कौन सा होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ओएस आप बोल सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम आप बोल सकते हो। यहाँ पर देखिए कि सर डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे बोलते हैं, कि सर लाइनक्स ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर विंडोज ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा पूछ ले कि सर iOS ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा पूछ ले कि सर एंड्रॉइड, जैसे आपके पास मोबाइल है ना कि सर एंड्रॉइड मोबाइल है मेरे पास, तो वो उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन ओरेकल क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये पूछा जा रहा है। आगे एंटीवायरस की बात करते हैं कि सर वायरस को मिटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एंटीवायरस को। अब एंटीवायरस क्या है? कि सर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बाकी प्रोग्रामिंग कोड कंप्यूटर कंपनी का नाम नहीं है। अगर कंपनी का नाम पूछ ले कि एंटीवायरस कौन सी कंपनी का होता है, तो आपने सुना होगा कि एनपी होता है, क्विक हेल होता है, अवस्थी होता है, ये सारे एंटीवायरस है। वायरस के बारे में पूछ ले तो सर आप ट्रोजन हॉर्स बता सकते हो, आई लव यू भी एक वायरस है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, 2000 के लगभग पूछा गया था। तो चलिए आगे अशोक सर कंटिन्यू करेंगे। कंप्यूटर का आपका सेगमेंट हो गया है और क्लासेज अपनी एकदम 0 लेवल से चलने वाली है। जो भी कंप्यूटर के बेसिक प्रश्न है सारे अपन कवर करेंगे, ठीक है। आगे अशोक सर कंटिन्यू करेंगे। चलिए सर, आपने 20 नंबर के क्वेश्चन पक्के करवा दिए आज जी। सर अब देखो, हम सर 40 नंबर के क्वेश्चन फोड़ने वाले हैं, देखना। तो आज हो मेरे शेरो, कैसे? बढ़िया। तो चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैथ की बात करते हैं। बेटा आपको एक चीज बता देता हूं, क्लर्क में भी नहीं है नेगेटिव मार्किंग। बच्चे कमेंट करते हैं कि सर क्लर्क में नेगेटिव मार्किंग है क्या? नहीं है बेटा नेगेटिव मार्किंग। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होने वाला आपको पता होगा? बेटा एक क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। कितने नंबर का बेटा? एक क्वेश्चन बेटा 4 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। कितने नंबर का सर? 4 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान रखना। और ना तो नेगेटिव मार्किंग है इसमें, और क्लर्क में ध्यान रखना एग्जाम होने के 10 मिनट बाद में टाइपिंग होगी, बस टाइपिंग का विशेष रूप से ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा विकर्ण समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है सर? एरिया निकालना हो तो क्या होता है सर? 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल 10 गुणा कितना? 8 हो गया। सर जो संख्या कट रही है काट दो सर, ये 5 से काट दो, 5 और 8 को गुणा कर दो तो कितना हो गया सर? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कितना बेटे? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सर? डी ऑप्शन। चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन है कि बेटा आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, सरलीकरण का क्वेश्चन बनता है यहां से। कौन सा बेटे? सरलीकरण का क्वेश्चन। तो सर देखो 36 गुना 45, और मैं प्लस यहां प्रश्न मार्क क्वेश्चन मार्क की जगह रूट एक्स कर दूं, बराबर कितना? 1700 दे रखा है। सर 36 को 45 से बेटा गुणा करो तो कितना होगा सर? 1620 होगा, प्लस क्या ये रूट एक्स हो गया, बराबर कितना सर? 1700। रूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा सर? 1700 माइनस कितना? 1620। तो रूट एक्स बराबर कितना होगा सर? 1700 में से 1620 माइनस करूं तो कितना सर? 80। अब दोनों तरफ इसका होल स्क्वायर कर दो तो ये एक्स बराबर कितना हो गया सर? 6400 हो गए। 6400। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाओ, a प्लस बी बराबर क्वेश्चन मार्क।
क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा सर, ए प्लस बी बराबर क्वेश्चन मार्क। सर क्वेश्चन गलत है बेटा, क्वेश्चन गलत नहीं है, ऑप्शन चेक करो। सर बी प्लस ए भी कर सकता हूं, जैसे एग्जांपल आपको समझाता हूं। 4 प्लस 6 कितने होते हैं सर, ये 10 होते हैं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 6 प्लस 4 बराबर कितना होता है 10। चाहे मैं कान को इस तरह पकड़ लो, चाहे इससे पकड़ लो, बात तो बराबर है सर, कान ही पकड़े जा रहे हैं, कैसे भी पकड़ सकते हो। तो ध्यान रखना, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। ए प्लस बी क्वेश्चन मार्क। अब कुछ एक बच्चे क्या करते हैं सर, हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब उनको ये नहीं पता, ये 2ab पे टिक कर देते हैं। बेटा ऐसी गलती नहीं करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बता दो फटाक से, कमेंट में भी बताना आपको आंसर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है सर? 180 डिग्री होता है। अब ध्यान रखना, एंगल निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूं। कोण बराबर, यदि आपको याद नहीं रहे, कोण बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री। ये फॉर्मूला याद रख लेना। जैसे मान लो त्रिभुज का पूछा जाए तो n का मान कितना? 3 है, भुजा का मान 3। तो सर 3 - 2 गुणा कितना? 180 हो गया। 1 गुणा 180, 180, ठीक है। अब मान लो चतुर्भुज का पूछा जाए तो n का मान कितना हो जाएगा सर? n का मान 4 हो जाएगा। पंचभुज का पूछा जाए तो n की जगह 5 रख दो। षष्ठभुज का पूछा जाए तो n की जगह कितना रखना है बेटे? 6 रखना है। रख सकते हो। चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 15x + 4 बराबर 3x + 8 है। बेटा ये ऑफिशियल मॉक टेस्ट डाल रखा आर्मी ने, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। देखो अक्स का मान निकालना है तो ये 15x प्लस कितना 4 दे रखा बराबर कितना 3x प्लस कितना 8 है। बेटा पक्षांतरण कर दो सर, 15x - 3x ऐसा नहीं लिखना एग्जाम में, 4 + 8 ऐसे लिखो आप। डायरेक्ट 15 में से 3 घटाऊं तो कितना सर 12x, 8 - 4 कितने 12, x बराबर कितना हो गया सर 1 हो गया। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। क्वेश्चन है 35% को भिन्न में बदलना। बेटा 35 को परसेंटेज को किस में बदलना? फ्रैक्शन में बदलना, भिन्न में बदलना। तो सर प्रतिशत हटाने के लिए क्या करना सर? बटे 100 कर दो। 5 से काट तो सर ये 7, ये 20 हो गया। तो कितना 7/20। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को 2 अंकों से बनी है। बेटा एक संख्या कितने अंकों से बनी हुई है? 2 अंकों से बनी हुई है। इनका योग कितना दे रखा है बेटा? योग दे रखा 8। फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ो। यदि पहले अंक को दूसरे अंक और दूसरे अंक को पहले अंक में बदल दिया जाए तो संख्या 18 से अधिक हो जाती है। देखो ऑप्शन देखो, 4 2 कितना हो रहा सर 6 हो रहा है, बदलने पर 24 हो रही है, कम हो गई सर। 5 और 3 8 हो गया सर, बदलने पर 35 हो गई। 4 4 कितना हो गया सर 8 हो गया, पर सर ये तो 44 ही है। 3 और 5 कितने हो गए सर 8, इसको बदलने पे कितना होगा 53। 35 और 53 में अंतर कितने का? 18। तो आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? सरलीकरण का क्वेश्चन है बेटा। 23.3 को किससे गुणा करूं? 23 से गुणा करो। क्वेश्चन है 23.3 गुणा कितना 23 प्लस 100.1 देर का क्वेश्चन मार्क। तो 23.3 को 23 से गुणा करो तो कितना आएगा सर? 535.9 प्लस कितना? ये 100.1 दे रखा है। इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा सर? 536 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? 500 नहीं 636 हो जाएगा बेटे। 535 और 1 36 और 100 कितने? 636। कौन सा ऑप्शन सर? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कितना दे रखा? 84 और 21 है। इन दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है बेटा। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है कितना? 1:4। अब देखो इसमें एचसीएफ दे रखा है 21। तो जो संख्या जो चीज दे रखी है उसको बटे में पूछा जाए, गुणा में, बस इतना ध्यान रखो। 21 क्या है? एचसीएफ। और इन दोनों का एचसीएफ कितना है सर? एचसीएफ 1 है। तो जो चीज दे रखी है उसको बटे में पूछा जाए, गुणा में। सबसे बड़ी संख्या क्या है सर? 4। गुणा 4 कर दो तो कितना हो जाएगा? 84। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट वाला ऑप्शन है। या इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। एलसीएम कितना दे रखा सर? एलसीएम दे रखा है इसमें 84। और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना है सर? इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना? 4। तो जो चीज दे रखी है उसको बटे में पूछा जाए, गुणा में भी कर सकते हो। 21 4 कितना हो जाएगा? 84। ऐसे भी हल कर सकते हो।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन है 4x माइनस 6 बराबर 3x अपॉन 4, तो x का मान निकालना है। तो दे रखा है 4x माइनस 6 बराबर 3x बटे कितना 4 प्लस कितना 20, x का मान निकालना, पक्षांतरण कर दो सर, 4x माइनस 3x अपॉन कितना 4 सर 20, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 26 हो गया, 16x माइनस कितना 3x बटे कितना 4 बराबर कितना 26, 16 में से 3 कढ़ाऊं तो कितना सर 13, x बराबर कितना 26 बटे कितना 4, 13 से काट तो ये 2, x बराबर कितना हो जाएगा सर, x बराबर 8। चलो बताओ कोई दिक्कत इन क्वेश्चनों में? ये है बेटा मैथ का ऑफिशियल पेपर, ठीक है, कलर का। और ध्यान रखना पेपर होने के बाद में टाइपिंग है ना, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इस चीज का ध्यान रखना। 10 मिनट बाद में ही टाइपिंग होती है, ध्यान रखना इस चीज का। आप कमेंट कर रहे थे, और जाके यदि आपके दिक्कत है तो अपना वीडियो देख सकते हो, हर चीज का वीडियो डला हुआ है, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा साइंस आशीष सर। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? तो 40 नंबर पक्के करवा दिए, अब आपके कितने नंबर का क्वेश्चन? पहले तो सर आप हाल चाल पूछने नहीं दिए बच्चों का, ठीक। तो पहले ये बताओ कि तुम लोग का हाल चाल कैसा है, पढ़ाई लिखाई चल रहा है? देखो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि हर एक सेगमेंट इम्पॉर्टेंट है। देखो किसी का वेटेज ज़्यादा है, किसी का वेटेज कम है। अगर तुमको दिख रहा है कि किसी सेगमेंट का वेटेज ज़्यादा है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो ज़्यादा ध्यान देना होगा, ज़्यादा समय देना होगा। लेकिन अगर किसी में क्वेश्चंस कम आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ देना है, नहीं। कम आते हैं तो आसान क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि आसानी से ये सब क्वेश्चंस तुमको मिल जाए। तो चलो बेटा हम लोग साइंस के ईजी क्वेश्चंस पढ़ेंगे। साइंस में 3 सेगमेंट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। देखो कभी बायो से 2 आ जाता है, केमिस्ट्री से 2 आ जाता है, फिजिक्स से 1 आता है, कभी फिजिक्स से 2 आ जाता है, केमिस्ट्री से 1 आता है, बायो से 2 आ जाता है। वैसे सफल होते रहता है, ठीक। ऐसा कुछ नहीं है कि बायो से 2 ही आएगा या फिजिक्स से 2 ही आएगा या केमिस्ट्री से 2 ही आएगा, ऐसा कुछ रूल नहीं है, आर्मी द्वारा तो नहीं किया गया है। और ये जो पेपर है वो सैम्पल पेपर है, ठीक, जो आर्मी के साइट पर है, जिससे ये पता चल सकता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तुमको कैसा तैयार करना है। तो चलो क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं और देखते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चंस हैं। तो देखो पहले पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट गैस, ठीक। निष्क्रिय गैस कौन सा होता है? निष्क्रिय गैस मतलब क्या होता है? जो किसी से रिएक्शन ना करे, किसी से अभिक्रिया ना करता हो, ठीक। अच्छा सर, रिएक्शन ना करे मतलब वो ग्रुप सुने हो, ग्रुप 18 में जितने तत्व आते हैं ना, जितने भी तत्व आते हैं सारे निष्क्रिय होते हैं, सारे इनर्ट होते हैं। तो हीलियम है, हाँ सर हीलियम है, क्रिप्टन है, हाँ सर, नियॉन है, हाँ सर। तो ये तीनों है, मतलब ऑल ऑफ द अबव आंसर, ठीक, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। चलो बोनसाई पौधा कैसा होता है, क्या होता है? देखो तुम लोग देखे होगे, हो सकता है तुम लोग लगाए भी होगे, बनाए भी होगे, कि आजकल ट्रेंड में है, ये सुंदरता के लिए यूज़ किया जाता है कि छोटा छोटा पेड़, वैसे आम का पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन लोग अपने गार्डन में छोटा सा आम का पेड़ लगाते हैं और उसमें आम उगता भी है। तो उस पैटर्न से हम लोग मतलब कुछ अलग अलग चीज़ ऐड किए हैं उस प्लांट में, और हम लोग एक मेथड डेवलप किए हैं जिससे छोटा छोटा प्लांट बनता है और उससे फल उगता है। उसी को बोला जाता है बोनसाई प्लांट। ये छोटा प्लांट होता है, ड्वार्फ होता है, ठीक, बौना प्लांट होता है ये, ठीक। चलो, और काम वैसे ही करता है पूरा। फिर उसके बाद लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या है? वैसे तो लैक्टोज से जानते होगे, जहाँ भी लैक्टोज हो जाए वहाँ पर दूध से रिलेटेड हो जाएगा, मिल्क से रिलेटेड हो जाएगा। तो यहाँ से देख के तुम लोग डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, लेकिन थोड़ा इसके बारे में बताते हैं। क्या होता है ना, लैक्टोमीटर एक तरह का हाइड्रोमीटर है। क्या है? हाइड्रोमीटर, ठीक। और ये क्या बताता है? ये बताता है घनत्व, ठीक। क्या बताता है? घनत्व। अगर हमको प्योर डीजल के बारे में पता करना है तो हाइड्रोमीटर का उपयोग करेंगे, प्योर पेट्रोल के बारे में पता करना है हाइड्रोमीटर का यूज़ करेंगे, और मिल्क में भी हम लोग हाइड्रोमीटर एक तरह से यूज़ करते हैं। लेकिन क्या है कि मिल्क में जो हाइड्रोमीटर यूज़ करते हैं उसका दूसरा नाम दे दिया गया है, क्या बोला गया है? लैक्टोमीटर। और ये क्या मापता है? घनत्व मापता है, ठीक।
चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांटेशन क्रॉप। पौधारोपण फसल क्या है? पौधारोपण फसल क्या होता है? जो एक ही पौधा बहुत लार्ज एरिया में उगाया जाता हो, बहुत लार्ज एरिया में। ठीक, तो हम लोग के पास यहाँ पे ऑप्शन है टी है, कॉफी है, ठीक, कोकोनट है। ये सारे जो होते हैं ना प्लांटेशन क्रॉप होते हैं, पौधारोपण फसल होते हैं। ठीक, चलो फिर एक चुंबक बोला गया है, चुंबक में सबसे अधिक चुंबकत्व कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक चुंबकत्व, तो सबसे अधिक चुंबकत्व यहाँ से चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं और यहाँ पे चुंबकीय रेखाएं प्रवेश करती हैं। तो ये जो भाग है ना, ये दोनों भाग सबसे प्रबल है, सबसे प्रबल है। तो हम लोग देखो नॉर्थ पोल नहीं, नॉर्थ पोल नहीं, बोथ पोल, हाँ बोथ पोल, दोनों पोल बराबर होता है, दोनों पोल बराबर होता है। तो देखो बेटा अब हम लोग का ये क्वेश्चंस हो गया। देखो यहाँ पे केमिस्ट्री के फिजिक्स के एक ही क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन ये नहीं सोच लो कि सिर्फ एक ही क्वेश्चंस आता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो हम लोग चलते हैं और ध्यान ज़रूर देना है, इजी क्वेश्चंस है, जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर जो इंग्लिश का है, और ये विशाखा मैम लेने वाली है। Jai Hind, Namaskar, this is Vishakha giving you heartily welcome once again। आज हम आर्मी क्लर्क में जो इंग्लिश का पेपर है वो सॉल्व करेंगे। 25 क्वेश्चन है, लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है, fill in the blank। yes, after her long illness she is trying her best to make fill in the blank her deficiency in studies। ऐसे बोला जा रहा है कि लंबे समय से वो बीमार थी, जिसके कारण वो पढ़ नहीं पाई, पढ़ाई में कमी रह गई, एंड उसको अभी जो गैप है वो फील करना है। ठीक है, सो हमारे पास ऑप्शंस है नन ऑफ दिस, टू मेक आउट हर, एंड मेक फॉर द राइट आंसर ऑप्शन इज मेकअप। मेकअप, हाँ, जो किया जाता है कॉस्मेटिक्स को यूज कर कर, उसका भी मीनिंग वही है कि जो कमी रह गई है उसको ठीक करना। ये भी बोला जाता है कि अगर ट्रेन 2 घंटे लेट है तो ये ट्रेन मेकअप कर लेगी। मेकअप कर लेगी यानी पाउडर, लिपस्टिक, काजल लगाएगी क्या? नहीं, जो कमी रह गई है उसको ठीक कर लेगी। सो मेकअप इज द राइट आंसर ऑप्शन। इस चीज का, इस शब्द का, इस फ्रेज का मीनिंग है जो कमी रह गई है, जो भी कुछ प्रॉब्लम आया है उसको ठीक कर लेना। सो मेकअप इज द राइट आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट वन हमारे पास पैसेज है, लेट्स सी द क्वेश्चंस फर्स्ट। द इजिप्टियंस हैड ग्रोन हर्ब्स। इजिप्टियंस बोला गया है यानी इजिप्ट लोगों ने हर्ब्स लगाए थे। हर्ब्स यानी क्या? यहाँ पर औषधि युक्त वनस्पति, औषधि वाला पौधा, जड़ी बूटी टाइप का। ठीक है, तो उन्होंने क्यों लगाए थे ये पैसेज में साफ साफ दिया गया है। किचन गार्डन टुडे इज ड्राइवन बाय बोथ एस्थेटिक्स एंड नेसेसिटी। अ ग्रेट वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स आर कंबाइंड विथ हर्ब्स, एनुअल एंड पेरेनियल फ्लावर्स। ये वर्ड आने वाला है आगे। Flowers and fruit trees in creative ways. The concept of the kitchen garden dates back to several thousand years. By 2700 BCs, the Egyptians had a recorded history of growing over 500 herbs which were used as drug to cure illness. This is the right answer कि इजिप्टियंस ने क्यों ये किया था, what is it, हर्ब्स क्यों ग्रो कर रहे थे, औषधि वनस्पति क्यों ग्रो कर रहे थे? डिसीज को क्योर करने के लिए, एज ड्रग्स टू क्योर इलनेस, बीमारी को ठीक करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। इन टुडेज टाइम द किचन गार्डन्स आर, आज के समय में किचन गार्डन क्या है? लेट्स सी द पैसेज वंस अगेन। टुडे यानी आज, हर्ब्स इन द किचन गार्डन are appreciated for their beauty and their use in health care। उसकी क्या कहते हैं, हेल्थ केयर ठीक करने के लिए, अलग अलग बीमारियों को ठीक करने के लिए, एंड ब्यूटी अगेन कॉस्मेटिक्स, सुंदरता वाले प्रोडक्ट्स में यूज करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? इन टुडेज टाइम द किचन गार्डन्स आर aesthetics and need best। B is going to be the right answer option for their, just a minute, their health. So the herbs in Indian coexist, okay? Aesthetics, yes, both in aesthetics and necessity। Here is the answer, appreciated है, एंड यहाँ पर है कि आज किचन गार्डन क्यों यूज करते हैं। यस, एस्थेटिक्स एंड नीड बेस्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। एट प्रेजेंट किचन गार्डन्स आर अप्रिशिएटेड। अभी किचन गार्डन्स को इतना अप्रिशिएट क्यों किया जाता है? यहाँ पर हमारा आंसर है अभी जिसको हमने देखा था फॉर द second question of the passage। Today herbs in the kitchen garden are appreciated for their beauty and their use in healthcare। D is the correct answer option here। What is the meaning of perennial? अब perennial इस शब्द का अर्थ क्या है? Where is the word perennial? With combined with herbs, annual and perennial flowers। perennial का मीनिंग होता है, जैसे पेरेनियल रिवर्स बोला जाता है, यानी सिर्फ मानसून या बारिश वाले सीजन में बहने वाली नहीं, जो हमेशा ही बहती रहेंगी, सभी सीजन में साल भर बहती रहेंगी, दैट इज कॉल्ड एज पेरेनियल, जिसका मीनिंग है एवरलास्टिंग, कभी खत्म नहीं होने वाला है। सो मोर्टल यानी खत्म हो सकता है, नश्वर, इमोर्टल इसका अपोजिट हो जाएगा। लास्टिंग यानी अगेन खत्म होने वाला है, एंडिंग यानी अगेन खत्म होने वाला है। एवरलास्टिंग इज द राइट आंसर ऑप्शन, यानी कभी भी खत्म नहीं होगा। पेरेनियल का मीनिंग भी सेम ही है कि कभी खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड इज, क्वेश्चन इज, व्हाट आर द न्यू एंट्रेंट्स इन द इंडियन गार्डन्स। अभी एंट्रेंट्स इस शब्द का अर्थ क्या है? न्यू अराइवल्स। इंडियन गार्डन्स में नया क्या आया हुआ है? एंड पैसेज अगर ठीक से पढ़ेंगे आप तो ये साफ साफ दिया है कि क्या न्यू एंट्रेंट्स है। लेट्स सी द पैसेज वंस अगेन। मुझे थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा क्योंकि एकदम आगे जाने के बाद ये दिखाई नहीं देता है, रिफ्लेक्ट होता है। हर्बल प्लांट्स are the new entrants in Indian gardens। Herbal plant is the right answer option। Herbal plants, ठीक है, इसके बारे में दिया हुआ है, पॉट कल्चर के बारे में भी दिया है, लेकिन वो सही जवाब नहीं है। रीअरेंज करते हैं सवालों सेंटेंसेस को, हाफ सेंटेंसेस दिया हुआ है। बाय ऑल स्टैंडर्ड बिलोंगिंग टू दिस डिस्ट्रिक्ट। सी, जब एक्चुअल क्लास स्टार्ट होगा तब इसको सॉल्व करने के कुछ अलग अलग टेक्निक्स है, वो हम करेंगे। कैसे पेयर ढूंढा जाता है, कैसे व्हाट इज इट, इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस कौन सा हो सकता है, कंक्लूजन वाला सेंटेंस कैसे हो सकता है, वो सब कुछ क्लास में देखेंगे। अभी बस इसको सॉल्व करते हैं क्विकली। बाय ऑल स्टैंडर्ड बिलोंगिंग टू दिस डिस्ट्रिक्ट, particularly to those innocent people of this hilly state, nature's punishment to the has been inordinately cruel, sorry। By all standard, nature's punishment to, this could be the opener, possibility है कि ये opener हो सकता है। nature's punishment to preposition है, preposition क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। नेचर्स पनिशमेंट किसके लिए? टू द इनोसेंट पीपल ऑफ दिस
हिली स्टेट। सो हमें ये समझ में आता है एस एंड आर जो है वो पेयर में है। तो कौन से ऑप्शन है जहां एस एंड आर पेयर में है? यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। ओ माय गॉड, आसान हो गया हमारे लिए। एस एंड आर पेयर में होने वाले एक ही ऑप्शन है जो कि डी। बट लेट्स चेक बाकी का भी मैच होता है या नहीं। बाय ऑल स्टैंडर्ड nature's punishment to the innocent people of this hilly state। इस राज्य के जो इनोसेंट यानी क्या बोलते हैं, मासूम, भोले, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया है, पर्टिकुलरली कहा के पर्टिकुलरली इस डिस्ट्रिक्ट के बिलोंग करने वाले यानी इस डिस्ट्रिक्ट के संबंधित, पर्टिकुलरली hilly state, particularly to those belonging to this district। so Q and P again pair में है। so S R Q P is the right answer option, D is correct। next करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। fan which you gave me is lost। वह वाला फैन जो आपने मुझे दिया था वो खो गया है, गुम हो चुका है। सो यू आर स्पीकिंग अबाउट, आप किसी विशिष्ट पंखे के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे ही किसी भी पंखे के बारे में बात नहीं हो रही है। पर्टिकुलर स्पेसिफिक वो फैन जो आपने दिया है वो खो गया है। तो जब पर्टिकुलर वाली बात आती है हम यूज करते हैं आर्टिकल THE, द फैन विच यू गेव मी इज लॉस्ट। नेक्स्ट वन है rearrange the jumbled words into a meaningful sentence। एक सेंटेंस है उसको जंबल किया है, आगे पीछे करके दिया है, हमें उसको ठीक करना है, पहचानना है कि सही सेंटेंस कौन सा है। गोल्ड एंड सिल्वर बिटवीन, लेटर इज चीपर, ठीक है। बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर द लेटर इज चीपर, नन ऑफ दिस, द लेटर इज गोल्ड एंड सिल्वर चीपर। मीनिंगफुल सेंटेंस इसमें एक ही बन सकता है, गोल्ड एंड सिल्वर में से, यानी बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर द लेटर इज चीपर। लेटर यानी क्या, जो सेकंड वाला है, जो बाद वाला है वो वाला सस्ता है। बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर द लेटर इज चीपर। नेक्स्ट वन, ओके, स्पॉट द एरर का सवाल है। We saw a man from the mist, but we could not see who he was। हमने एक आदमी को देखा लेकिन हम ये नहीं देख पाए कि वह व्यक्ति कौन था। सो यहाँ पर एरर वाला पार्ट है, we saw a man in the mist। from the mist शब्द का प्रयोग नहीं होने वाला है। So D is the correct answer option। Okay, next one who is in charge of a museum। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जो कि म्यूजियम यानी किसी संग्रहालय का कौन होता है, इंचार्ज होता है। अब इंचार्ज यानी कौन, वहां पर देख रेख करने वाला, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास ऑथोरिटी है, उसको संभालने वाला, ठीक है। तो केयर टेकर कौन हो गया, जैसे हम बोलते हैं ना ये घर के केयर टेकर है, ये ऑफिस के केयर टेकर है, यानी ये ऑफिस का ख्याल रखेंगे, ठीक है। वार्डन कौन होता है, जैसे आपने देखा होगा हॉस्टल में वार्डन्स होते हैं ख्याल रखने के लिए। सुपरवाइजर स्कूल में हो सकते हैं, इंस्टीट्यूट में हो सकते हैं। सुपरवाइजर यानी कौन, अगेन वहाँ का सब कुछ सुबह से लेके शाम तक सारी चीजें प्रॉपर ऑर्डर में चल रही है क्या, डिसाइडेड प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है क्या, ये देखने वाला। क्यूरेटर इज द राइट आंसर ऑप्शन। जो म्यूजियम या संग्रहालय का सब कुछ देखता है उसे क्यूरेटर वर्ड बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज अगेन स्पॉट द एरर। आई डोंट यूजुअली लाइक स्टेइंग एट होटल्स बट लास्ट समर स्पेंट अ फ्यू डेज अ वेरी नाइस होटल बाय द सी। मुझे ज़्यादातर पसंद नहीं है या मुझे आम तौर पर होटल में रहना पसंद नहीं है, लेकिन पिछली गर्मियों में मैं कुछ
मैं एक होटल में रहा था एंड होटल सी के यानी समुंदर या सागर के पास में था, करीब था, तो अच्छा लगा। ठीक है, ये बोला गया है। आई डोंट यूजुअली लाइक स्टेइंग एट होटल्स, ये ठीक है, एट को निकाल देते हो तो गड़बड़ हो जाती है। बाय के बाद अगर द का निकाल देते हो तो गड़बड़ हो जाती है, प्रॉब्लम है यहाँ पर। बट लास्ट समर वी स्पेंट अ फ्यू डेज, लास्ट समर के बाद यहाँ पर प्रोनाउन की आवश्यकता है। लास्ट समर कौन रुका वहां पर बताना पड़ेगा ना, हम रहे, मैं रही थी, वॉट एवर इट इज। बट लास्ट समर आई स्पेंट या वी स्पेंट फ्यू डेज, अ फ्यू डेज, अ वेरी नाइस होटल बाय द सी। फ्यू डेज I don't usually like staying at hotels, but last summer we spent a few days. यहाँ पर अगर in add करते हैं in a very nice hotel by the sea तो और accurate हो जाता है, वरना 2 बार error create हो सकता है। Okay, so let's see the next question, but let's take it. We spent या I spent, यहाँ पर आपका pronoun आना चाहिए। What does he do? आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, वह क्या करता है। अब कार्स लिखा है तो ए एंड एन नहीं आएगा, क्योंकि ए एंड एन तो हम सिंगुलर के पहले यूज करते हैं। ठीक है, ओके, कोई पर्टिकुलर निश्चित वाली सिचुएशन नहीं है तो द का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं हम। सो कोई भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है यहाँ पर। What does he do? वह क्या करता है? He sells cars. वह कार बेचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट सिनोनिम ऑफ इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का सिनोनिम लिखना है। इंटरवेंशन यानी क्या? वहां पर उसने हस्तक्षेप किया, गया बीच में, इन्वॉल्व हुआ, इस तरीके से पार्टिसिपेट किया। डिसलोकेट यानी क्या? जगह बदलना, लाइक कनेक्शन क्या हो गया? संबंध हो गया। नेक्स्ट इज इंटरचेंज, बदला, जगह, एक जगह इंटरचेंज, जगह बदली या स्थिति बदली या परिस्थिति बदली, यू कैन से। सिनोनिम पूछा गया है, इंटरफेरेंस इज द राइट आंसर ऑप्शन। इन्वॉल्व होना, पार्टिसिपेट करना, भाग लेना भी कह सकते हो, हिस्सा लेना। आई फिल इन द ब्लैंक, नॉट स्टैंड बिफोर यू। ओके, आई नॉट, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है तो नन ऑफ दिस नहीं चलेगा। अब आई है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम V1 प्लस एस या ES लगाते हैं, तो आई के साथ तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आई डेयरिंग नहीं होता है। अगर इसको वर्ब टाइप 4 की तरह यूज करना है तो फिर हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करना पड़ेगा। सो द राइट आंसर ऑप्शन इज आई डेयर नॉट स्टैंड बिफोर यू। मैं आपके सामने खड़े रहने की हिम्मत नहीं करता हूं। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट वन, अरेंज करना है। फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम आफ्टर, किसी चीज के होने के बाद। अब क्या होने के बाद? आफ्टर, इट वॉज कॉमनली अज्यूम्ड। इट किसके लिए यूज हुआ है हमें नहीं पता, सो पी से सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इट किसके लिए आया है? वी आर नॉट श्योर, एक्सक्यूज मी। फॉर सम टाइम आफ्टर, थोड़े समय के बाद। द ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज, द ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज, अगेन क्यू यहां पर ओपनर बन रहा है। द ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज, इट वॉज कॉमनली अज्यूम्ड, इट वॉज कॉमनली अज्यूम्ड। P एंड R पेयर में है, सो Q से शुरू होगा एंड P के तुरंत बाद R आने वाला है। Q से शुरू होगा एंड Q से शुरू होगा एंड P के तुरंत बाद R आने वाला है। P के तुरंत बाद R आने वाला है। अगेन बोथ द आंसर्स आर लुकिंग सेम, QSPR एंड QPR। ओके, it was commonly assumed that Germany had caused World War I by itself.
कॉमा दिया है बाय स्कॉलर्स एंड लेमैन अलाइक, सो आर के बाद एस मैच हो रहा है, क्यू पी आर पेयर में है एंड आर के बाद एस मैच हो रहा है, डी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन हियर। नेक्स्ट वन, द सक्सेस ऑफ द merger of the two banks is dependence on various factors। दो बैंक का मर्ज होने का सफलता है ना, दो बैंक मर्ज हो चुकी है, अब ये मर्जर जो है, मर्ज होना यानी दो बैंक्स, दो अलग बैंक थी एक हो चुकी है, तो ये कितना सफल होगा ये बहुत अलग अलग घटक पर या भाग पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो यहाँ पर वर्ड डिपेंडेंस बिल्कुल सही नहीं है, यहाँ पर सही वर्ड था आपका डिपेंडेंट। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन, डिपेंडेंस नहीं चाहिए, डिपेंडेंट चाहिए। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट सिनोनिम ऑफ डिफेक्ट। हम बोलते हैं ना इसमें डिफेक्ट है, इसमें डिफेक्ट है यानी क्या, ये ठीक से चल नहीं रहा है, इसमें कोई कमी है, इसमें कोई त्रुटि है, कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें। राइट सिनोनिम ऑफ डिफेक्ट, कमी होना, कोई प्रॉब्लम होना। ठीक है, डेलिकेट का मीनिंग क्या होता है, नाजुक, जैसे गुलाब का फूल, पंखुड़ियाँ नाजुक होती हैं बहुत ज़्यादा। हार्म, हम बोलते हैं ना हार्मफुल है यानी खतरा है इसमें। या शॉर्ट कमिंग, व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, इसकी क्या क्या कमियां हैं। ठीक है, लॉस क्या होता है, नुकसान, बहुत लॉस हुआ है बिजनेस में, है ना, बिजनेस में कोई लॉस नहीं हुआ है। सो द राइट आंसर ऑप्शन इज शॉर्ट कमिंग, सही जवाब होगा शॉर्ट कमिंग, कमियां, डिफेक्ट अगेन कमियां। फिर फाइंड आउट द अल्टरनेटिव which is the most opposite in meaning of the word toil। अब toil क्या होता है, बहुत मेहनत करना, कष्ट करना। ठीक है, अब विविड होता है बिल्कुल स्पष्ट, विविड होता है भट थोड़ा सा। ठीक है, फिर वर्ड आया है स्ट्राइव, आई एम स्ट्राइविंग टू पास दिस एग्जाम, यानी बहुत ज़्यादा कोशिश करना, सिर्फ कोशिश नहीं, अपनी पूरी जी जान लगाकर मेहनत कर देना। तो हमें पूछा गया है अपोजिट मीनिंग, ये क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। लेबोरस टास्क, ये भी अगर ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सिनोनिम ही हो गया। लेबोरस टास्क, कुछ ऐसा काम, ऐसा वर्क जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। सो स्लॉथ इज द राइट आंसर ऑप्शन। स्लॉथ शब्द का मीनिंग है कि हम लेजी बन रहे हैं, इनएक्टिव बन रहे हैं, थोड़ा सा आलस आ रहा है। ठीक है, सो टॉयल बहुत सारा मेहनत, एंड इसका एग्जैक्ट अपोजिट हो जाएगा द वर्ड स्लॉथ। नेक्स्ट वन इज आई हैव टू मेक फिल इन द ब्लैंक हम्बल प्रपोजल। मुझे एक प्रपोजल, प्रस्ताव, हम्बल विनम्रता पूर्वक प्रस्ताव रखना है। सी, प्रपोजल एक नाउन बन जाता है, हम्बल आपका बन जाता है एडजेक्टिव, एंड अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो आर्टिकल लगेगा। ठीक है, आर्टिकल एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग लगेगा। हम्बल, ह, प्रोनाउंसिएशन क्या है, ह, या, सो इट इज कंसोनेंट, तो कौन सा आपका आर्टिकल लगने वाला है, अ। सो राइट आंसर ऑप्शन इज ए, आई हैव टू मेक अ हम्बल proposal. Next one, passage. Let's see the question first. What does the expression pillar box stand for? ये passage जो है वो हमारे पास किसी कार्य को करने के लिए कितना टाइम रहता है उसके बारे में बताया गया है। बड़ा ही खूबसूरत सा पैसेज है, अगर समय मिले तो दोनों पैसेज आराम से पढ़ना। आपको पता है बहुत पहले, शायद आप छोटे होंगे उस वक्त, या हो सकता है आपका जन्म भी ना हुआ हो, जगह जगह पर ये रहते थे, क्या कहते हैं इसे, पिलर बॉक्स रहते थे। अगर आपको किसी को कार्ड भेजना है
तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पोस्ट ऑफिस ही जाना है। कुछ स्पेसिफिक एरियाज में एक छोटा सा ऐसा बॉक्स रहता था। आई हैव सीन इन माई चाइल्डहुड, मैंने अपने बचपन में देखा है। अगर कुछ भी राखी भेजनी है, लेटर भेजना है, तो अपने एरिया में जो पास वाला ऐसा पिलर बॉक्स है वहां पर जाओ और अपना कार्ड डाल दो अंदर। नेक्स्ट डे पोस्टमैन आएगा और वो लेकर जाएगा सारा सामान। ठीक है, तो पूछा गया है व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर। लेट्स सी द पैसेज। Work expands so as to fill the time available for its completion. The general recognition of this fact is shown in the proverbial phrase, it is the busiest man who has time to spare. Thus, an elderly lady at leisure can spend the entire day writing a postcard to her niece. An hour will be spent in finding the postcard another hunting for spectacles. Half an hour to search for the address. An hour and a quarter in composition and 20 minutes in deciding whether or not to take an umbrella when going to the pillar box in the street. तो यहाँ पर एक्चुअल में पिलर बॉक्स क्या है नहीं बोला गया है, लेकिन रास्ते पर जो पिलर बॉक्स लगाया जाता है कि लोग वहां पर जाए और अपना कार्ड, लिफाफा जो भी है वो डाल दे। ज़रूरी नहीं है कि हम पोस्ट ऑफिस ही जाए उन चीज़ों के लिए। तो पिलर बॉक्स का मीनिंग क्या है? अ बॉक्स अटैच टू पिलर, कोई भी ऐसा बॉक्स जो किसी भी पिलर को, खंबे को लगाया हुआ है, नहीं। बॉक्स ऑफिस, बॉक्स ऑफिस तो ये सुना है ना, फिल्म से रिलेटेड वर्ड आता है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस पिक्चर का, इस मूवी सिनेमा का इतना हुआ, नो। बॉक्स इन द पिलर, कोई भी बॉक्स जो पिलर पर लगा है, नहीं। अ पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स, एक ऐसा पोस्ट बॉक्स जो पिलर की तरह दिखता हो, खड़ा हो। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। वर्क एक्सपैंड्स, अब एक्सपैंड्स शब्द का मीनिंग क्या है? फैलना, बढ़ना, व्यापक होना। काम बढ़ता है, so as to fill the time available for its completion। इस शब्द का, इस सेंटेंस का हमें एग्जैक्ट मीनिंग पूछा जा रहा है। Explain the sentence. Work expands so as to fill the time available for its completion। क्या बोला जा रहा है कि काम बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? उस काम को पूरा करने के लिए हमारे पास जितना समय हो उतना वो काम बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कार्य को करने के लिए मेरे पास एक दिन है, तो मैं हो सकता है पूरा एक दिन यूज करूं। वही आज मेरे पास उस कार्य को करने के लिए समय ही नहीं है, तो मैंने कैसे भी 1 घंटा निकाला और उस कार्य को पूरा किया। तो हमारे पास जितना टाइम है हम उतना टाइम यूज करते हैं, ये इस लाइन का मीनिंग है। ओके, लेट्स सी इन द पैसेज। वर्क एक्सपैंड्स so as to fill the time available for its completion. This is it. I have explained the meaning. अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सूट होता है। If you have time, important work to do, you should always some additional time. You should always have some additional time. If you have more time, you can do more work. Whatever time is available, the work will use all of it. जितना भी समय आपके पास रहेगा, जो काम है वो सारा ही यूटिलाइज करने वाला है। C is the correct answer option. Next one. What is the total time spent by the elderly lady in writing a postcard? पोस्ट कार्ड लिखने में वो जो एक बुजुर्ग महिला है उसको कितना टाइम लगने वाला है? लेट्स सी। An elderly lady at leisure। अब leisure का मीनिंग क्या होता है? आराम का, फुर्सत का समय। ठीक है, An elderly lady at a leisure can spend the entire day writing a postcard to her niece. Niece उसके भाई या बहन की बेटी। तो एक बुजुर्ग महिला जो अपनी भाई या बहन की
बेटी को खत लिख रही है और उसके पास समय ही समय है, तो वो पूरा दिन लगाने वाली है. व्हाट इज द वर्ड हियर? एंटायर डे. कितना समय स्पेंड करेगी? पूरा दिन बिताएगी. ओके, एन एंटायर डे. Who is the person likely to take more time to do work? Who is the person likely to take more time to do work? कौन सा व्यक्ति काम करने के लिए ज्यादा टाइम लेने वाला है? जिसके पास समय है वो, या जिसके पास समय नहीं है वो? Try to find out the answer. A man of leisure, question number 24. An elderly person, a busy man, an exhausted person. इसका जवाब भी पैसेज में दिया गया है. बोला जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा समय है लेटर लिखने के लिए या कोई भी काम करने के लिए, वो ज़्यादा समय लेगा. फिर बोला गया है एक दूसरे लाइन में कि एक बिजी व्यक्ति है. द टोटल एफर्ट दैट वुड ऑक्यूपाई अ बिजी मैन फॉर 3 minutes all told may in this fashion leave another person completely exhausted for a day of doubt, anxiety and toil. तो जिसके पास फुर्सत का समय है वो ज़्यादा टाइम लेगा, एंड जो बिजी मैन है वो ये सब कुछ करने में थोड़ा सा ही समय लेने वाला है. यानी पोस्ट कार्ड लिखने में वो बस 3 मिनट खर्च करने वाला है रादर दैन स्पेंडिंग आवर्स एंड आवर्स. ठीक है. सो क्योंकि इस पूरे पैसेज में ये बोला जा रहा है कि वो जो महिला है जिसके पास बहुत समय है वो क्या करेगी? 1 घंटा पोस्ट कार्ड ढूंढने में लगाएंगी. उसके बाद फिर दूसरा घंटा अपने चश्मे ढूंढने में लगाने वाली है. हाफ एन आवर टू सर्च द एड्रेस. फिर पता ढूंढने के लिए आधा घंटा लगाने वाली है. एन आवर एंड अ क्वार्टर, यानी 1 घंटा और थोड़ा समय 45 मिनट्स लगभग वो कंपोजिशन यानी क्या क्या लिखना है उसमें लगाएगी. 20 मिनट्स इन डिसाइडिंग कि वो 20 मिनट इसमें लगाने वाली है कि वो छाता लेकर जाए या ना जाए. ठीक है. तो उसके पास समय ही समय है, इसलिए वो एक लेटर लिखने के काम के लिए बहुत सारा टाइम लगा रही है. वहीं पर इस आदमी के पास समय नहीं है तो वो बहुत जल्दी जल्दी ये चीज़ करने वाला है. 3 मिनट लगाएगा अपना लेटर लिख के पूरा करने में. सो दिस इज इट. हमारा जवाब है कि Who is the person likely to take more time to do work? ज़्यादा समय कौन लेगा? जिसके पास समय है. A man of leisure. Okay. पैसेज में एग्जॉस्टेड पर्सन के बारे में नहीं बताया है मतलब इस तरीके से कि वो ऑलरेडी अपने काम से थक चुका है तो वो और ज़्यादा पूरा दिन भर देगा क्या इसके लिए, लेटर राइटिंग के लिए. What happens when the time to be spent on some work increases? क्या होता है जब हम क्या कहते हैं किसी काम को करने के लिए अपना टाइम बढ़ाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने डिसाइड किया था कि ये काम मुझे 1 घंटे में करना है. अब वो काम 1 घंटे में हुआ नहीं तो वो क्या कर रहा है? वो काम मेरा सारा दिन ले रहा है. दिस इज इट. द वर्क कंज्यूम्स ऑल द टाइम. क्या होगा? वो जो काम है मेरा सारा टाइम लेने वाला है. सो दिस इज इट. अगर ये हमारा एक्चुअल क्लास रहता तो हम आराम से कॉन्सेप्ट पढ़ते, रूल्स पढ़ते एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करते. बट यहाँ पर हमें एक मॉक टेस्ट सॉल्व करना था इसलिए हमने जल्दी 25 क्वेश्चन सॉल्व किए. दिस इज ऑल अबाउट द पेपर पैटर्न जो आप एक्चुअल एग्जाम में फेस करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर watching this till end. See you in the classes. 26 मार्च से आपके क्लासेस शुरू हो रहे हैं तो डू जॉइन इट. जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक आपका लाइव बैच है जिसका 499 है सिर्फ. यहाँ पर आपको वीरता लाइव बैच मिलने वाला है. टॉपिक वाइज लाइव क्लासेस मिलेंगे, प्रैक्टिस मिलेगा, लीडर बोर्ड रहेगा, आपका चैट रहेगा, पोल सिस्टम रहेगा, एवरीथिंग. इस बैच का आपका वैलिडिटी है 13 अगस्त तक.
13th ऑफ अगस्त। उसके बाद है आपका ये नोट्स बैच, जहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे वाईटी के क्लास का भी एंड एप्लीकेशन के क्लास का भी। बिसाइड्स दिस यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज कुछ पेपर्स भी मिलते हैं, जैसे ही एक टॉपिक ख़त्म होता है वीकली टेस्ट भी होता है। सो दिस इज़ ऑल्सो 13th ऑफ अगस्त 2025 तक इसका भी वैलिडिटी रहेगा। दिस इज़ इन 299 एंड कोई भी अन्य जानकारी अगर आप चाहते हैं तो ये हेल्प डेस्क के नंबर से आप इस पर कॉल कर सकते हैं। एंड दिस इज़ इट, सी यू इन द क्लासेस। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।